हरिओम फ्रेंड्स। आज के समय में जहाँ एक और पूरी दुनिया इस समसमाई के समय में बहुत ज़्यादा भागा दौड़ी में व्यस्त है और उसे इतना समय भी नहीं है कि वो अपने स्वास्थ्य के अनेक अलग अलग आयामों पर पूरी तरह से ध्यान दे सके, वहीं पर योग आज एक उसके लिए बहुत ही बेहतर अपॉर्चुनिटी की तरह है। देखिए, हॉलिस्टिक हेल्थ की जब हम बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू WHO डेफिनेशन भी अगर आप देखेंगे, सो फिज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, जहाँ पे और साथ ही साथ अब स्पिरिचुअल हेल्थ को भी लिए जाने लगा है। जब हम बात करते हैं, सबसे पहले फिज़िकल हेल्थ की बात करते हैं। फिज़िकल हेल्थ की ही बात सबसे पहले क्यों की जाती है? क्योंकि अगर आप हमारे पंचकोश में भी देखेंगे तो सबसे बाह्य कोश, जब द एक्सटर्नल शीट जो हमारी बॉडी की होती है, सोल के सबसे बाहर की आउटर फिफ्थ लेयर, दैट इज़ कॉल्ड अन्नमय कोश, जो अन्न से बनने वाली कोश है, जो कि आयुर्वेद के कंसेप्ट में अगर हम देखेंगे तो वहाँ पर जब स्वास्थ्य की परिभाषा आती है तो सबसे पहले आता है समदोषः समाग्निश्च। समदोषः, दोष मीन्स द 3 टाइप्स ऑफ दोषाज इन आवर बॉडी अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, वात, पित्त एंड कफ। उसके बाद अग्नि, 17 प्रकार की 17 टाइप्स ऑफ फायर्स यहाँ पर होती हैं, जिन्हें हम 5 भूत अग्नि, 7 धातु अग्नि और उसके बाद एक जठराग्नि के नाम से हम लोग जानते हैं। इसके अलावा समधातु मलक क्रिया। अब इसमें सप्त धातु आते हैं। सप्त धातु क्या होते हैं? तो रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो ये जितने भी हमारी हेल्थ को लेकर के कंसेप्ट सबसे पहले आयुर्वेदा भी देता है, वो कहीं ना कहीं फिजिकल बॉडी के ही पर्सपेक्टिव में देता है। तो हमारा जो ये सिद्धांत है कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, इसका एक मीनिंग तो है जहाँ पे वो प्राणिक एनर्जी, कॉस्मिक एनर्जी को लेकर के इस डेफिनेशन को दे रहा है। वहीं दूसरी ओर हम ये जानते हैं कि हम इन पंच महाभूतों के विषय में संदर्भ में ये बात कर रहे हैं कि जिन पंच महाभूतों से पूरा यूनिवर्स बना है, उन्हीं से हमारी ये शरीर की भी रचना हुई है। तो इस प्रकार से अब 5 एलिमेंट कंसेप्ट को लेकर के हम लोग देखते हैं कि आयुर्वेदा, चाहे फिर हमारा फिजिकल बॉडी को लेकर के हमारा WHO की डेफिनेशंस, हर कोई इस बाह्य शरीर की बात करता है। तो सबसे पहले अगर हम फिटनेस की बात इस शरीर के लिए करें तो योग में योगा, हम हॉलिस्टिक हेल्थ में अगर फिजिकल की बात करें तो यहाँ जो एक बहुत ही इसका प्यारा सा एक अपना अंग है जिसे हम लिम्ब कह सकते हैं, वो है हठ योगा। देखिए, हठ योगा की अगर हम बात करते हैं तो ह एंड ठ, देयर इज वन वर्स इन फर्स्ट श्लोक, आई थिंक, इन हठ प्रदीपिका। उसमें आता है हकारः कीर्तितः सूर्यस्, ठकारः चंद्र उच्यते। कि ह मीन्स there is a right nostril of which indicates to Surya, and the tha is left nostril which indicate to Chandra. So सूर्य और चंद्र ये अलग अलग हमारे शरीर में जो हमारे नॉस्ट्रल से इंडिकेट होते हैं, इनके मिल जाने को, है ना, एतन योर मसौर योगा हठ योगो निगद्यते, इनके मिल जाने को ही हम लोग हठ योग कहते हैं। लेकिन ये इतना आसान है नहीं। एम से पहले कि इसकी जो बहुत सारे कंसेप्ट हैं, जिसमें कि शुरुआत में चंड कपाली जब घेरन संहिता में घेरन ऋषि के पास आते हैं और कन्वर्सेशन में कहते हैं कि एकदा चंड कपाली गत्वा घेरन कुटीरम, कि चंड कपाली घेरन ऋषि के पास जाकर कहते हैं कि मैं इस अपनी सोल एंड वो परमात्मा का कनेक्शन कैसे स्थापित कर सकता हूँ। तो सबसे पहले कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू बी मेंटेन योर फिजिकल हेल्थ। सबसे पहले अपने शारीरिक स्वास्थ्य की बात कीजिए, फिर ये आत्मा परमात्मा जैसे बड़े कंसेप्ट पे आइए चंड कपाली। सो उन्होंने उन्हें कहा कि सप्त साधन की तरफ चाहिए। सप्त साधन कहते हैं ये शरीर क्या है? कच्ची मिट्टी की तरह है, जिसमें योगा, अगर हम योग जैसे अमृत को रखेंगे तो वो संभाल नहीं पाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत है इस कच्ची मिट्टी के घड़े को आप पहले पकाएं, योगाग्नि में पकाएं सप्त साधनों के माध्यम से। एंड व्हाट आर दैट सप्त साधन? तो उसमें कहते हैं शोधन क्रिया फर्स्ट। तो शोधन से क्या होती है? शरीर में शुद्धि होती है। तो शोधन से शरीर में जब शुद्धि होती है तो शोधन का मतलब होता है षट क्रियाज, जिसमें कि हमारा धौती, बस्ती, नेति, कपाल भाती, त्राटक, ये सब आते हैं। इसमें हमारे सबसे पहले तो षट क्रियाज में क्या होता है, हमारे जो वात, पित्त एंड कफ हैं, ये तीनों के तीनों अपने बैलेंस्ड कंडीशन में इस बॉडी में होते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक एक्सीड कर जाए तो हमारे शरीर में वात पित्त बैलेंस क्या होता है, गड़बड़ा जाने से हमारे शरीर में कई सारे चेंजेस आने लगते हैं।
सो होता क्या है, सबसे पहले जैसे कि मैंने कहा स्वास्थ्य की डेफिनेशन में क्या कहा कि समदोषः, दोषों को समान अवस्था में रखना है, मतलब बैलेंस्ड कंडीशन में रखना है, एंड दैट दोषाज आर वात पित्त एंड कफ। सो इस प्रकार से हमने कहा कि सबसे पहले फिजिकल बॉडी में हम आयुर्वेद, योगा सबके कंसेप्ट को लेके चलें तो हठ योगा भी इसी कंसेप्ट पे सबसे पहले काम करता है। तो वो क्या कर रहा है, वात पित्त एंड कफ को बैलेंस कंडीशन में लाने के लिए सबसे पहले शोधन की बात कर रहा है, शोधन। और उसके बाद आते हैं फिर हमारे आसन। तो आसन से क्या कर रहे हैं वो, आसन से शरीर में दृढ़ता ला रहे हैं, आसनेन भवेत् दृढ़म, आसन से शरीर में स्ट्रेंथ आती है, और उस स्ट्रेंथ के आने के बाद शरीर में प्राणायाम के माध्यम से क्या कर रहे हैं, थर्ड स्टेप इज प्राणायाम, प्राणायाम से वो करते हैं लाघवता, हल्कापन, प्राणायामेन च लाघवम। सो जो लाइटनेस है बॉडी में वो प्राणायाम से आएगी। अब लाइटनेस से मतलब है यहाँ द फ्री फ्लो ऑफ योर वाइटल फोर्स, हमारे पूरे शरीर में जो प्राणिक एनर्जी है उसका फ्री फ्लो। अब प्राणिक एनर्जी शरीर में होती कहाँ है, सो दिस इज अ पार्ट ऑफ आवर सटल बॉडी। ये ग्रॉस बॉडी के बाद जो नेक्स्ट लेवल आता है वो सटल बॉडी का आता है, जिसे हम प्राणमय कोश कहते हैं। वहाँ पर प्राणायाम अपना काम अच्छे से करता है, और हमारी बॉडी में जो 72,000, कहीं 1 लाख, कहीं 5 लाख, कहीं असंख्य, कहीं कोटि, कहीं सहस्र, अलग अलग प्रकार से इनके प्रकार बताए हुए हैं। लेकिन घबराने वाली बात नहीं है, वो कहीं स्थूल और सूक्ष्म मिला के बताए हैं, और कहीं पर सारों को अलग अलग इंडिविजुअल काउंट करके बता रहे हैं। तो इस प्रकार से नाड़ियों में हमारे प्राण का फ्लो, फ्री फ्लो होता है। उस फ्री फ्लो के बाद शरीर में प्राणायाम के बाद वहाँ पे आता है प्रत्याहार की बात, कि प्रत्याहार करना है। प्रत्याहार से द डिसिपेशन ऑफ योर सेंसेस। सो डिसिपेशन ऑफ योर सेंसेस में क्या होगा कि हम अपने मन को, इंद्रियों को संयम करने की कोशिश करेंगे। अब हम अपने व्यवहार की ओर आ रहे हैं, और उसके बाद हम धारणा, ध्यान और समाधि जैसी विषय पे आते हैं। तो ध्यान अच्छे विषयों का, और फिर समाधि अपने आप से सम अवस्था जब आ जाए, धी मीन्स बुद्धि, सम धी यानी कि बैलेंस कंडीशन ऑफ योर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जो आपके जब यहाँ पर आप स्थिर हो जाते हैं तो वही समाधि की अवस्था यहाँ पर बताई गई है। समाधि में निर्लिप्तता की बात की गई है। तो इस प्रकार से हठ योग के माध्यम से फिजिकल बॉडी से आप किस तरह से देख सकते हैं कि हम सटल एंड कैजुअल बॉडी की ओर बढ़ रहे हैं, और फिर लास्ट में अपनी सोल को इनलाइटमेंट की ओर लेकर जाते हैं। सो इस तरीके से हठ योग के माध्यम से हम लोग अपने शारीरिक शुद्धता और उसकी दृढ़ता की बात करते हैं। हठ योग की अगर थोड़ी सी इसके इतिहास पे आप जाएंगे तो देखिए, पहले हठ योग का एम है, सीधी सी बात है, सुषुम्ना जागरण, और सुषुम्ना में कुंडलिनी जो स्थित है वो कुंडलिनी का जागरण। द अवेकनिंग ऑफ योर कुंडली इज द एम ऑफ हठ योगा, यू कैन से इट इन 1 लाइन। सो द नेक्स्ट थिंग इज कि यहाँ पर हठ योग के इतिहास की अगर हम बात करें तो दिस इज द फुली कंसेप्ट ऑफ तंत्र। ये तंत्र से ड्राइव किया है, और तंत्र से ड्राइव किस तरीके से किया है, तो इसके इतिहास को आप और ज़्यादा समझने जानने के लिए आप देख सकते हैं हमारे हिंदी साहित्यिक आलोचकों की जो ग्रंथ हैं। जैसे कि आप हिंदी साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के लिखे हुए पुस्तक को देख सकते हैं। आप दिनकर साहब के हिंदी संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक को देख सकते हैं। तो दिनकर साहब और आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि कई सारे विशेषज्ञों ने जो हठ योग का ड्राइव बताया है वो बताया है कि किस तरीके से तंत्र से आता है, और अपने उसी कुंडलिनी जागरण कंसेप्ट को लेकर के आता है। लेकिन उसमें जो पंचमकार जैसे टैप्थ कंसेप्ट हैं, जिनमें कौलाचार ज़्यादा दिखता था, जिनमें डायरेक्ट जैसे मांस भक्षण किया जाना, मदिरा पीना डायरेक्ट था, वहाँ पर उन्होंने उस कंसेप्ट में समयाचारी प्रभाव को दिखाया कि किस प्रकार से उन्होंने मदिरा पान का मतलब खेचरी मुद्रा से दिखाया। उन्होंने किस प्रकार से गौ मांस भक्षण शब्द जैसे है तो गौ मतलब जिह्वा है, उसका मतलब उन्होंने खेचरी बताया, और मैथुन से मतलब उनका सहवास न होकर उन्होंने ईड़ा और पिंगला का संयोग बताया। इस प्रकार से समयाचारी मार्ग में आकर के हठ योग ने अपने कंसेप्ट्स को बहुत ही प्योरीफाई किया। और हठ योग का कंसेप्ट यही था कि एक और जहाँ समाज में वर्ण व्यवस्थाओं को लेकर के दिक्कत हो रही थी, जहाँ एक तरफ मूर्ति पूजा को लेकर के समस्या थी, जहाँ एक प्रकार से कह सकते हैं स्त्रियों को खुल करके पूजा करने की छूट नहीं थी। तो इन सब बातों को देखते हुए, जहाँ मुगलों का प्रभाव सनातन पे अधिक था, तो उन्होंने इन सभी प्रभावों को देखते हुए क्या किया, हठ योग जैसे एक विशेष इस पद्धति को लाए, और इसने इन सभी कंसेप्ट्स पे बहुत आसानी से काम किया। सभी महिलाएं घर में बैठ के कहीं भी किसी भी जगह ध्यान कर सकती थी, सभी हमारे वर्ण व्यवस्था के लोग इसको आराम से अपना सकते थे। हमारे इतना ही नहीं, साथ ही साथ सूफी संतों ने भी इसमें प्रवेश पाया।
कई सारे सूफी संतों ने हठ योग को भी ग्रहण किया। काफिर बोध नामक पुस्तक में ये सब देख सकते हैं। तो इस प्रकार से हठ योग का जो उद्देश्य है वो पूर्णतया फिजिकल और साथ ही साथ उसके मेंटल एंड स्पिरिचुअल पोर्शन पे भी काम करता है। लेकिन शरीर की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसमें हठ योग का जो योगदान है वो सबसे ज़्यादा माना जाता है, जो कि हमारे शुरुआत में शुद्धिकरण को लाता है और उसके बाद दृढ़ता को लाता है। तो इस प्रकार से हठ योग का जो कंसेप्ट है यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे के कंसेप्ट में वो प्राण की शुद्धि के लिए शरीर में शुरुआत स्थूल से लेकर सूक्ष्म तक काम करता है, ग्रॉस टू सटल। तो इस प्रकार से हठ योग के कंसेप्ट को हमने इस शॉर्ट वीडियो में जितना समझाने का प्रयास किया, नेक्स्ट वीडियो और देखेंगे। थैंक यू।